Hey guys, I hope you all are doing well. The rainy season is going on, so you need to keep yourself warm and healthy. Yesterday I had a sore throat and I didn't able to discuss the questions. So today I've written 2 3 questions. So let's discuss now. It would be great if I start in Hindi, right? So let's start in Hindi. तो ये हमारा टॉपिक है, यहाँ पे देख रहे हो। और हम इंटरनल सिक्योरिटी देख रहे हैं, जो कि GS3 पेपर का टॉपिक है। ये इंटरनल सिक्योरिटी, तो इसमें ये सब टॉपिक है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। सो इसमें हम क्वेश्चन देख रहे थे, ये PYQ के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है 2014 का, अभी देखने वाले हैं। तो मेरी मानो आप ना 2017 से जो आगे के क्वेश्चंस होते हैं 2023 तक के, तो वो क्वेश्चन लिख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मतलब ऐसे होता है ना, वो पास्ट में लिखने जैसा होता है। तो अगर ये लिखो या नहीं लिखो तो चलेगा, अगर आपको लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट मैं एक अपना सजेस्ट कर रही हूँ, जस्ट आपको बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ इंटरनल सिक्योरिटी एंड क्या क्या चैलेंजेस है उससे रिलेटेड। एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होती है, एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या होता है, इंटरनल थ्रेट क्या होते हैं, और जो इंटरनल थ्रेट्स एडेड बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो भी हमें पता होना चाहिए। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। इन 2012 द longitudinal marking for high risk areas for piracy was moved from 65° east to 70° east in the Arabian Sea by the International Maritime Organization. तो what impact does this have on India's maritime security concerns? ये जो मूव हुआ है, इसका क्या इंडिया की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, और उसकी क्या कंसर्न्स, मतलब क्या चिंताएं हैं, वो हमें यहाँ पे 200 वर्ड्स में लिखनी थी। तो यहाँ पे बस मैं बताऊँगी, वैसे भी मेरा गला ठीक नहीं है तो मैं ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं करूँगी डिटेल में, लेकिन हाँ जितना जितना मुझे लगता है वो करूँगी। यहाँ पे मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है कि द शिफ्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग फॉर हाई रिस्क एरिया फॉर पायरेसी from 65° east to 70° east in the Arabian Sea in 2012 by the IMO, मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आप ऐसे ये शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, हैड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो ये यहाँ पे बेसिक लिखा, बाद में ये लिखा है। तो इम्पैक्ट ऑन इंडियाज़ मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न्स तो क्या है वो हमें यहाँ पे देखने नीचे। इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, अगर कुछ इम्पैक्ट हो रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि हम हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको अच्छे से मतलब उसको बढ़ाए। तो यहाँ पे अरेबियन सी क्लोजर टू इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है हमारा, ये सपोज मान लीजिए ये इंडिया का ये है बॉर्डर, तो यहाँ पे ये 10 या 12 नॉटिकल माइल पे हमारा ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो ये हमारा सिक्योरिटी वाला एरिया बन जाता है। यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत होती है, नीड टू मेंटेन इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एडवांस टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि अभी देखो ना टेररिस्ट भी तो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना टेरर क्रिएट करने के लिए। तो हमें भी ज़रूरत है हमारी सिक्योरिटी, जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको अच्छे से बनाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट होनी चाहिए इन एडवांस टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इफेक्टिवली मॉनिटर एंड सिक्योर हाई रिस्क एरिया, जो हाई रिस्क एरिया होता है जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पायरेसी होने के। आपने पिछले साल भी देखा, येमेन ने भी हमारी जो गुजरात से एक टैंकर निकल चुका था उसके ऊपर अटैक कर दिया था। तो इसीलिए हमारे ये हाई रिस्क वाला एरिया बनता है, तो यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी अच्छी बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फिर थर्ड यहाँ पे पॉइंट लिखा है मैंने, ये देखो थर्ड पॉइंट। तो रिक्वायर्ड इंडिया टू बैलेंस इट्स फोकस ऑन बोथ कन्वेंशनल थ्रेट्स सच एज टेरिटोरियल डिस्प्यूट। कन्वेंशनल थ्रेट मतलब टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता था, नॉन कन्वेंशनल लाइक पायरेसी एंड मैरीटाइम टेररिज्म, तो इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है। नीडेड स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग बिटवीन इंडियन एंड मैरीटाइम नेशन, जो भी जिनकी बॉर्डर इससे लगती होगी, वाटर से रिलेटेड लगती, सी से, ओशियन से लगती होगी, उनसे, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने, चेंज नेसेसिटेड, ज़रूरी है, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड नेवी पेट्रोलिंग एंड सर्विलेंस टू सिक्योर हाई रिस्क एरिया। तो यहाँ पे अगर हम पेट्रोलिंग अच्छे से करते हैं, सर्विलेंस अच्छे से करते हैं, यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड जो होते हैं, नेवी हो चाहे मिलिट्री वाले हो, अगर वहाँ पे तैनात होंगे तो रिस्क जो होती है वो कम होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे चैलेंजेस अगर देखा जाए तो चैलेंजेस ये है, इलीगल फिशिंग होती है, हमारे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है उसमें इलीगल, हमारे श्रीलंका के साथ यही प्रॉब्लम है ना, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर चैलेंज है, नेक्स्ट है इफेक्टिव कोलैबोरेशन विथ मैरीटाइम नेशंस, जो नेशंस होते हैं उनके साथ इफेक्टिव कोलैबोरेशन नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी बातचीत नहीं होती है तो पॉसिबल ही नहीं होता है। जैसे कि पाकिस्तान के साथ हमारा इशू चलता है गुजरात के पास पे, तो हमारे पॉलिटिकल रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, तो इफ़ेक्टिवली कोलैबोरेशन करना पॉसिबल नहीं होता, मतलब एक चैलेंज बन जाता है वो। सर्विलेंस गैप, मतलब जो देख रेख होनी चाहिए उसमें गैप आता है, तो ये भी अच्छे से करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। लैक ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, जैसे कि ये हाउती रिबल जो येमेन में थे, उन्होंने अटैक किया था, तो पोर्ट जो होते हैं उनको भी सिक्योर करने की ज़रूरत है। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया secure a larger maritime zone, enhancing legal reforms, building technological capacity and international cooperation to mitigate piracy risk। तो मैंने यहाँ पे बैलेंस वे में कंक्लूड कर दिया है। सॉरी मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है तो आवाज़ थोड़ी अजीब सी आ रही है, बट क्या करें, बर्डन हो जाएगा ना अगले डे पे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज ही डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस दिखाऊंगी, क्योंकि ये 2014 का ही क्वेश्चन है और 2014 में 3 क्वेश्चन आए थे मेंस में, तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, इंटरनेशनल सिविल एविएशन लॉज, और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है जैसे जैसे हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ रही है एयर स्पेस में, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है यहाँ पे लॉज एंड फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, और आगे जाके ये इशू भी बन सकता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो ये क्वेश्चन तो लिखना ज़रूरी था। इंटरनेशनल सिविल एविएशन लॉज प्रोवाइड ऑल कंट्रीज कंप्लीट एंड एक्सक्लूसिव sovereignty over the airspace above their territory। What do you understand by airspace? आपको airspace के बारे में पता होना चाहिए। And what are the implication of these laws on the space above this airspace? Discuss the challenges which this poses and suggest way to contain the threats। ये 200 वर्ड्स में हमें लिखना था यहाँ पे। एक तो यहाँ पे पूछा है कि एयर स्पेस होता क्या है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, अगर ये जो मतलब स्पेस अबाउ दिस एयर स्पेस, मतलब इम्प्लीकेशन क्या है इसके, और चैलेंज यहाँ पे डिस्कस पूछा गया है, तो चैलेंजेस भी बताने की ज़रूरत है और सजेशंस भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट तो यहाँ पे उन्होंने जैसे बोला गया है कि हमें एयर स्पेस पता होना चाहिए, इज़ द एरिया ऑफ द एटमॉस्फियर कंट्रोल बाय अ कंट्री अबाउट इट्स टेरिटोरी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ICAO प्रोटेक्ट द सॉवरेन राइट ऑफ अ नेशन ओवर इट्स टेरिटोरियल एयर स्पेस। एयर स्पेस मतलब क्या होता है, हमारा ये भी होता है ना इंडिया की जितनी भी टेरिटरी है, देखो मुझे मैप तो बिल्कुल बनाना नहीं, थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। ये हमारा इंडिया है मान लीजिए, पता नहीं अच्छे से आया कि नहीं, बट ये जितनी इंडिया की लैंड है इसके ऊपर जो भी एटमॉस्फेयर है वो सारा जो है वो इंडिया का एयर स्पेस है। मतलब इंडिया इस पे किसी को अलाउ करना है, किसके एयरप्लेन इससे जाने हैं किसके नहीं जाने हैं ये भी हम डिसाइड करते हैं, और दूसरों के यहाँ पे भी हमारे एयरप्लेन जो होते हैं वो जाने का आने का जो हमारा पूरा ये एक्टिविटीज़ कौन देखती है, तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये देखती है और हमारी इंडिया की भी है, ठीक है। तो ये
एयर स्पेस होता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है। तो यहाँ पे एयर स्पेस एंड इंटरनेशनल लॉ क्या क्या है इसको समझने की कोशिश बोला गया है, अंडरस्टैंड बाय एयर स्पेस, तो उसके बारे में लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट लिखा है एयर स्पेस इज़ वाइटल फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ सच एज एविएशन, नेशनल सिक्योरिटी, वेदर फोरकास्टिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो इसके लिए हमारी जो एयर स्पेस एक्टिविटी है वो इम्पॉर्टेंट बन जाती है। किस लिए? एविएशन के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, क्योंकि हमारे जो पूरे सैटेलाइट और ये सब कहाँ पे होते हैं? स्पेस में तो होते हैं, तो इसीलिए ये ज़रूरी है। और सेकंड जो है अंडर दी 1944 शिकागो कन्वेंशन है, इससे रिलेटेड ये याद रख लेना, शिकागो कन्वेंशन ऑन ICA, एवरी स्टेट हैज़ सॉवरेन राइट ओवर एयर स्पेस अबाउ इट्स टेरिटरी विच इंक्लूड्स लैंड एंड टेरिटोरियल वाटर। जो वाटर के ऊपर भी, मतलब जो वाटर के ऊपर भी जो एयर स्पेस है या लैंड के ऊपर, वो सब का एक सॉवरेन राइट है सब स्टेट के पास, मतलब स्टेट यहाँ पे मतलब कंट्री, ठीक है, सबके पास वो राइट है। तो इम्प्लीकेशंस देखो क्या इम्प्लीकेशंस है, ये मिलिटराइजेशन एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, ये एक इम्प्लीकेशन है। जैसे कि डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ एंटी सैटेलाइट वेपन्स कंडक्टेड बाय चाइना इन 2007 एंड इंडिया 2019 डेमोन्स्ट्रेट पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट आता है, इसीलिए ये एक परिणाम है, इसके लिए हमें एक क्या बोलते हैं, एक लॉ और ये सब होना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्प्लीकेशन में देखा जाए तो स्पेस टूरिज्म एंड कमर्शियल यूज़ हो रहा है, जैसे कि स्पेस एक्स बहुत फेमस है, ब्लू ओरिजिन है, एडवांसिंग स्पेस टूरिज्म बट नो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट लायबिलिटी क्रिएटिंग कन्फ्लिक्ट एंड सेफ्टी इश्यूज़। देखो उनके अभी स्पेस एक्स ने कोई तो टेस्टिंग की थी, तो वो आके हमारे इसमें गिर गया था, इंडियन ओशियन में गिर गया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो ये कंसर्न की बात है ना, एयर ट्रैफिक के लिए मैनेजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो है स्पेस डेब्रिस एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। स्पेस में जो भी हमारे सैटेलाइट जाते हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि उसके लिए पेलोड्स और ये सब होते हैं, तो धीरे धीरे करके वो अपने पार्ट जो होते हैं एक वेपन के, तो वो गिरते गिरते जाते हैं स्पेस में, और जो मेन होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो ये डेब्रिस जो होता है वो कहाँ जाता है? पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में वो घूमते रहते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो इसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है, और ये इसका हो सकता है कि वो कभी भी धरती पर आ सकते हैं, जैसे कि कोलिजन बिटवीन अमेरिकन इरिडियम सैटेलाइट एंड डिफंक्ट रशियन सैटेलाइट इन 2009 जनरेटेड स्पेस डेब्रिस एंड अफेक्टेड एयर स्पेस, राइट। तो नेक्स्ट है चैलेंजेस क्या क्या है इससे रिलेटेड। लीगल एम्बिग्यूटी है, मतलब कोई प्रॉपर लीगल लॉ नहीं है, एक्ट नहीं है, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल नो गवर्निंग इंटरनेशनल लॉ। और नेक्स्ट है लैक ऑफ स्पेस डेब्रिस मैनेजमेंट। स्पेस डेब्रिस जो होता है उसको मैनेज करने के लिए कोई प्रॉपर प्रावधान नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल सिक्योरिटी, ये भी बहुत ज़रूरी है। और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जैसे कि स्पेस का जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, कोई रूल्स और रेगुलेशन करने के लिए अथॉरिटी ही नहीं है, तो ये एक चैलेंज है। नेक्स्ट है मेजर्स, उन्होंने बोले हैं मेजर्स, तो हमें यहाँ पे मेजर्स बताने की ज़रूरत है। तो मेजर्स यहाँ पे इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क, एग्जांपल अपडेटेड आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967, तो इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। दूसरा है रेगुलेट कमर्शियल एक्टिविटी जो होते हैं उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। थर्ड यहाँ पे इस्टेब्लिश रूल्स फॉर द पीसफुल यूज़ ऑफ दिस जोन, जो हमारा एयर स्पेस है उसको पीसफुली यूज़ करने के लिए रूल्स होने चाहिए। और डेब्रिस मिटिगेशन एंड रिमूवल, जैसे कि क्लियर स्पेस फर्स्ट मिशन जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, वैसे भी हमारे नेत्रा आई थिंक इंडिया इसरो का है डेब्रिस के लिए, तो वैसे भी होने चाहिए। बाय एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड proactive regulation that it remain a domain of peaceful exploration and use।
तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है ये सब चैलेंजेस एड्रेस करना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे और जिनकी क्वेरीज थी कि मैम आप नोट्स प्रोवाइड करो, तो देखो मैंने अभी तक इसके इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स नहीं बनाए हैं, जैसे ही मेरे बन जाएंगे मैं प्रोवाइड कर दूँगी। बट मेरा खुद का सजेशन है आप लोगों को कि खुद के नोट्स बनाइए। एक तो विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल यूज़ करें, या तो ओनली आईएएस का प्रहार जो मैंने ग्रुप में, जो हमारा चैनल है टेलीग्राम, उसमें मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और रही दूसरी बात, आप क्वेश्चन लिखते रहिए, भले ही मैं उसी दिन ना चेक करूं, लेकिन जब भी मुझे समय मिलेगा मैं चेक करती रहूँगी। ठीक है, बट लिखते रहिए। टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन करें वहाँ पे, और वहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है वो अपलोड करें। और सेकंड क्वेरी है कि पेन, देखो पेन तो आप ये V7 वाला यूज़ कर सकते हैं, V5 वाला यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये V7 यूज़ किया है, तो इसमें से आप एक तो ब्लैक या ब्लू, आपका डिपेंड करता है अपने ऊपर कि कौन सा यूज़ करना है। बट अगर आपने ब्लू से स्टार्ट किया है पेपर लिखना, तो अंत तक ब्लू से ही लिखे, ना तो ऐसे नहीं कि हाँ 2 क्वेश्चन ब्लू से लिखे और बाकी के 4 क्वेश्चन ब्लैक से लिखे, ऐसे बिल्कुल मत करिए। इसमें से पहले ही एक चूज़ करें कौन से लिखना है। वैसे मेंस के लिए कोई ये नहीं है कि आप जेल से लिख रहे हो या बॉल पॉइंट से लिख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बस इंक जो है ब्लू और ब्लैक यूज़ कर सकते हो, तो उसमें से डिपेंड करता है आप कौन सा चूज़ करते हो। बट अगर चूज़ करो तो एक ही रखना, ठीक है। तो ये बताना था मुझे यहाँ पे, तो मैंने बता दिया। तो और कुछ अगर आपकी क्वेरी है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे करूँगी, क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है, साउंड अच्छा नहीं आ रहा है। अगर सामने वालों को समझ में ही नहीं आ रहा है तो मतलब नहीं है, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट डे पे करूँगी, जिस दिन मेरा गला ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।